Hello students. So today I am going to solve the model test paper for class 5 students and the subject is social studies. You can see the book's name My Big Book of Social Studies और आप देख रहे हैं चैनल न्यू एज कोचिंग। तो इस टेस्ट पेपर में लेसन 10 से लेकर के लेसन 19 तक के चैप्टर्स में से क्वेश्चंस सेलेक्ट किया गया है और आपका एनुअल एग्ज़ाम बस आने ही वाला है या एक दो दिनों में हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये टेस्ट पेपर सॉल्व करके आपको दूं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं टिक मार्क करने का। लार्ज फर्नेसेस वेयर वेस्ट इज बर्नट आर कॉल्ड इंसिनरेटर्स, ये मैंने टिक मार्क किया है। फायर क्रैकर्स कॉज व्हिच टाइप ऑफ पॉल्यूशन, तो फायर क्रैकर की वजह से नॉइज पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन दोनों ही होता है ना, आवाज़ भी होती है और हवा में टॉक्सिक गैसेस भी आ जाती हैं। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, इसे क्या कहते हैं? तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को कहते हैं सिस्मोलॉजी। ये देखो मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया है। अब और आगे बढ़ते हैं बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 4, वार एंड पीस, इसका नाम सुना है? तो ये एक बहुत ही फेमस नावल है। सो डू यू नो हु वाज द राइटर ऑफ दिस नावल? इसका आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। Question number 5. In the First World War, Germany used submarines which were called, जर्मनी ने एक खास तरह का सबमरीन यूज किया था जिसे यू बोट कहा जाता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6. द पीपुल हु फर्स्ट केम टू इंडिया फॉर ट्रेड वर, तो भारत में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए जो पहले विदेशी लोग आए थे वो कौन से लोग थे? कुछ बच्चे सोचेंगे कि ब्रिटिश लोग थे, इंग्लिश थे, कुछ सोचेंगे कि फ्रेंच थे, लेकिन नहीं, इसका जवाब है कि सबसे पहले विदेशी लोग जो आए थे ट्रेड करने के लिए वो अरब थे। 7th क्वेश्चन, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन, इंडिया का पहला फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब लड़ा गया? सो इट वाज ईयर 1857, सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं ना इसे। क्वेश्चन नंबर 8, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1885। तो इसके साथ ही ये टिक मार्क करने का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। तो यहाँ भी मैंने क्वेश्चन के साथ साथ में जो करेक्ट ऑप्शन है उसको फिलअप किया हुआ है। सो द फर्स्ट वन, द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन कैन बी नेचुरल और मैन मेड, है ना। अब जैसे कहीं पर अर्थक्वेक हो गया, तो कहीं पर कोई लैंडस्लाइड हो गया, तो कहीं पर कुछ ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, तो ये सारे नेचुरल रीजन हो सकते हैं, है ना, एयर पॉल्यूशन के। और मनुष्य तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो तो सड़कों पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, तो आप समझ सकते हो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजन फॉर एयर पॉल्यूशन, नेचुरल एंड मैन मेड। सेकेंड, ई वेस्ट किसे बोलते हैं? सो ई वेस्ट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन, जो कि ख़राब हो जाते हैं, रिपेयर नहीं हो सकते, तो फिर हम उन्हें ई वेस्ट कहते हैं। थर्ड, प्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम यूज्ड मटेरियल इज कॉल्ड रिसाइकिल, रिसाइकिल कहते हैं। फोर्थ, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस, जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। नाउ फिफ्थ वन, मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी वाज द फर्स्ट वुमन टू बी अवार्डेड ए नोबेल प्राइज़, वो पहली महिला थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, तो है ना बहुत बड़े ऑनर की बात कि महिलाओं में वो पहली महिला थी जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। अगेन वेयर वी आर, यहाँ पर हमारे पास में क्या है?
सबसे पहले मैच द फॉलोइंग ये सॉल्व करने का है, तो मैंने किया हुआ है। यू कैन सी दैट फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगिंस in 1914, second world war ends in 1942, partition of Bengal 1905, जालियांवाला बाग मैसेकर it was held in 1919, क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये हुआ था 1945 में। ओके अच्छा, आप एक चीज़ बताओ, जैसे मैं ये भी पूछ सकता हूँ जनरल नॉलेज के हिसाब से, या ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। राइट साइड में आप ये जो पिक्चर देख रहे हो, कैन यू आइडेंटिफाई हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये? इनका नाम है एडोल्फ हिटलर। हिटलर है ना। आई होप शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका आइडियल हिटलर होगा। हिटलर लोग बोलते किसे हैं? जो डिक्टेटर होता है, जो बड़ा क्रूएल सा होता है, अक्सर लोग उसको हिटलर के नाम से बोलते हैं। नाउ दिस इज ए पिक्चर ऑफ द यूएन हेडक्वार्टर। यूएन आप जानते हो ना, यूनाइटेड नेशंस। तो अब आपको इसके क्वेश्चंस के बारे में बताना है, इस पिक्चर के बारे में और भी बाकी सारी डिटेल्स देनी है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, यूएन का मतलब है यूनाइटेड nations, and now we will start answering the questions. So where is the building situated? ये जो यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग है, ये है कहाँ? So it is situated in न्यूयॉर्क, USA. What are the objectives of UN? तो यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? तो इसके ऑब्जेक्टिव्स 3-4 हैं। सो दैट आई विल हैव टू स्क्रॉल द पेज, तो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ। ओके पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोनाउंस पीस, टू प्रोनाउंस पीस इन द वर्ल्ड। सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है यूएनओ का, वो है टू प्रमोट कोऑपरेशंस एमॉन्ग नेशंस, देशों के बीच में एक दूसरे की मदद करने की भावना हो। पहले वाले का था कि सारी दुनिया में शांति हो। तीसरा पॉइंट है टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पीपुल, दुनिया के सारे लोगों का सामाजिक और आर्थिक स्तर सुधरे। फोर्थ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, लोगों के मानवाधिकार की रक्षा करना। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है। ओके अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पिक्चर से रिलेटेड। लिस्ट एनी 3 एजेंसीज ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसीज हैं, उसमें से किसी 3 का नाम मेंशन करना है। सो आई हैव रिटन हेयर। फर्स्ट वन इज़ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो कोरोना के समय आपने इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। सेकेंड वन इज़ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज़ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 एजेंसी इसका नाम लिखना था, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम लोग आते हैं सेक्शन ई को सॉल्व करने के लिए, जो कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स का है, सब्जेक्टिव आंसर्स का है। इसके आंसर थोड़े से लंबे लंबे होंगे, 3-3, 4-4 सेंटेंसेस के होंगे। तो वो तो यहाँ क्वेश्चन पेपर पर नहीं लिखे जा सकते थे, इसलिए मैंने उन्हें अलग से लिखा है। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ और वो भी समझाता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार एंड? ये पहला सवाल है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वार कैसे समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन। सो व्हेन हिटलर कमिटेड सुसाइड इन 1945 में, जब हिटलर ने सुसाइड कर लिया, क्यों सुसाइड कर लिया? क्योंकि उसे दिख गया था, पता चल गया था, अंदाज़ा हो गया था कि अब वो ये लड़ाई जीतने नहीं जा रहा है ना। तो थोड़ा इगोइस्ट तो था ही वो। तो 1945 में जब हिटलर ने सुसाइड कर लिया, जर्मनी सरेंडर्ड,
but Japan continued. Later, USA dropped 2 atom bombs on Japan, and it forced Japan to surrender and end the Second World War. है ना? हिटलर ने सुसाइड कर लिया तो जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, लेकिन जापान लड़ रहा था अमेरिका से। फिर उसके बाद अमेरिका ने क्या किया कि उसने 2 एटम बम जापान पर गिराए, और इसके बाद जापान मजबूर हो गया और उसने सरेंडर कर दिया। उसके सरेंडर करने के साथ ही ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर इंडियंस डिसकंटेंटेड विद द रूल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो आपको पता है ना कि अंग्रेज़ यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, फिर उसके बाद में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हमारे देश पर धीरे धीरे अधिकार करना शुरू कर दिया और यहाँ पर वो रूल करने लगे थे। लेकिन उनके रूलिंग से, एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ के लोग बहुत परेशान थे। तो क्यों परेशान थे, क्यों असंतुष्ट थे, ये लिखना है आंसर में। सो द आंसर इज द रूल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स। नॉट ओनली फार्मर्स, फार्मर को ही परेशान नहीं किया, ट्रेडर्स को, क्राफ्टमैन को, एंड द रूलर्स ऑफ लोकल किंगडम, जो छोटे छोटे राजा थे ना अलग अलग क्षेत्रों के, उनको भी परेशान किया, वो भी दुखी थे। यहाँ के कलाकार, हाथों से काम करने वाले लोग, छोटे मोटे व्यापारी, किसान, सब के सब दुखी थे। कैसे दुखी थे? सो फार्मर्स वर वेरी वरीड एंड इन पुअर कंडीशन। किसान बड़ी ही तकलीफ में थे और दिक्कत की स्थिति में थे। ड्यू टू हाई टैक्सेज एंड फोर्स ग्रोइंग ऑफ इंडिगो एंड कॉटन। क्यों दुखी थे किसान? क्योंकि उन्हें अपनी ज़मीन का बहुत ज़्यादा टैक्स चुकाना होता था। इसके साथ साथ में उन्हें अक्सर अंग्रेज़ बोलते थे कि भाई तुम नील की खेती करो, कॉटन की खेती करो, जिससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा होता था। वो भारत के किसानों को अनाज उपजाने से रोकते थे, अनाज, फल, सब्जी उपजाने से रोकते थे। कहते थे कि बस नील और कॉटन की खेती करो। इसे अंग्रेज़ अपने ब्रिटेन में ले जा कर के फैक्ट्री में प्रोसेस करके प्रोडक्ट को दूसरे देशों में बेचा करते थे। अच्छा, अब यहाँ जो इंडिया में वीवर्स थे, जो खुद से कपड़ा बुनते थे, वीवर्स और वर ऑल्सो सफरिंग ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों था? क्योंकि अब जब अंग्रेज अपने देश की बनी हुई फैक्ट्री का सामान सस्ते में यहाँ बेचने लगे तो इन बुनकरों के से बुना हुआ कोई सामान यहाँ का कोई बंदा खरीदता ही नहीं था, तो ये धीरे धीरे बेरोजगार हो रहे थे। सो दीज वर द मेन रीजन्स ऑफ डिसकंटेंटमेंट एमंग इंडियन पीपल। इसकी वजह से भारत के लोगों के बीच में डिसकंटेंटमेंट था। नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस। सो द क्वेश्चन इज वाई डिड द कांग्रेस बायकॉट द साइमन कमीशन? है ना, आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस वो एक संस्था थी जो अंग्रेज़ों से मीटिंग किया करती थी, उनके सामने धरना प्रदर्शन करती थी, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए भारत की तरफ से लड़ती थी। तो उसी समय में एक साइमन कमीशन आया तो कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया था, विरोध किया था। सो देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द ड्राफ्टिंग प्रोसेस ऑफ साइमन कमीशन। ये जो साइमन कमीशन में ड्राफ्ट प्रपोजल वगैरह तैयार किया गया, इसकी टीम में उन्होंने किसी भी इंडियन को रखा ही नहीं था। इसीलिए सो दैट कांग्रेस डिसाइडेड टू बायकॉट द साइमन कमीशन। तो कांग्रेस ने कहा कि भाई इसको बनाने में, लिखने में किसी भी इंडियन का रोल नहीं है, तो ये पूरी तरह से अंग्रेज़ों के फेवर का होगा, इंडियंस के बारे में नहीं होगा, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सो दैट कांग्रेस बायकॉटेड इट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? राइट 2 लाइन्स ऑन ईच मोड। है ना, तो दुनिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या सामान भेजने के लिए कौन कौन से मोड हैं, उसमें से हर मोड के बारे में हमें 2-2 लाइन्स लिखना है। सो द आंसर इज देयर आर 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कॉमन मोड्स हैं। सो द फर्स्ट वन इज रोडवेज, सड़कों के जरिए। इट इज़ वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट। इंडिया हैज़ ए वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इंक्लूडिंग नेशनल एंड स्टेट हाईवेज। और सड़कों पर कौन कौन सी गाड़ियाँ चलती हैं ये तो आपको पता ही है। तो रोडवेज के बारे में लिखा है रेलवे। रेलवेज आर कन्वीनियंट फॉर ट्रैवलिंग एंड कैरिंग गुड्स। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। है ना,
तो रेलवे से ट्रैवल करना बड़ा आसान होता है, आसान मतलब सुविधाजनक होता है ना। आप आराम से केबिन में बैठ सकते हो, चल फिर सकते हो, सो सकते हो। साथ साथ में ये सामान भेजने के लिए भी बड़ा ही कन्वीनियंट होता है। और इंडिया के बारे में जानते हो, इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। एशिया में भारत का रेलवे नेटवर्क सबसे बड़ा है। तो एशिया में भारत का रेलवे नेटवर्क दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है। तो पहले नंबर पर कौन होगा जानते हो? पहले नंबर पर है चाइना। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो इंडिया का रैंक आता है 4th, है ना। अमेरिका, चाइना ये दोनों भारत से ऊपर हैं। ओके, सो नाउ वी हैव टू टर्न ओवर द पेजेस। सो द लास्ट पेज इज हेयर। ओके, अब हमें दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है। सो द नेक्स्ट वन इज वाटरवेज। तो तुम आश्चर्य करोगे कि दुनिया में रेलगाड़ी की खोज बाद में हुई, जहाज की खोज पहले हुई थी, है ना। वाटरवेज, सो वाटरवेज आर चीपर देन अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। काफ़ी सस्ता है जहाज़ के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना। अभी भी दुनिया में सामान भेजने के लिए लोग जहाज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा क्यों है? बिकॉज अनलाइक रोड्स एंड रेलवेज, वाटरवेज रिक्वायर नो रोड्स और ट्रैक्स। है ना इंटरेस्टिंग बात कि भाई रोडवेज में तो सड़क बनानी होती है, फिर गाड़ियाँ दौड़ेंगी, और रेलवेज में पहले ट्रैक बिछाना होगा, फिर रेलगाड़ी दौड़ेगी। लेकिन कुदरत ने, नेचर ने हमें इतना बड़ा समुद्र, नदियाँ, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं जिसमें हम बड़ी आसानी से जहाज़ चला करके सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा कम खर्चीला है। और सामान भेजने के लिए लंबी दूरी पर अगर आपको सामान भेजना हो, यहाँ से चाइना, यहाँ से अमेरिका, तो फिर आप इसी को चूज करोगे। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे एयरवेज के बारे में। Airways. So today air transport has become a popular mode of travel, है ना। कैसे पॉपुलर हो गया है? क्योंकि अक्सर अगर लोगों को दूर जाना होता है, कम समय में जाना होता है, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। सो टुडे एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकम ए पॉपुलर मोड ऑफ ट्रैवल बिकॉज इट कैन cover long distances in short time. It is costlier than other modes of transport. तो हम लंबी दूरी पर कम समय में जा तो सकते हैं, लेकिन ये सबसे महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना। एयर टिकट्स 1000 से कम में तो होते ही नहीं है ना। और अमेरिका जाना हो, लंदन जाना हो, तो फिर सोच लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके इस टेस्ट पेपर का, उसे सॉल्व करेंगे। हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनता है ना। भारत के राष्ट्रपति को चुनने में किन किन लोगों का रोल होता है? सो द आंसर इज द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट द प्रेसिडेंट। लोकसभा के सदस्य जो एमपी हैं, राज्यसभा के सदस्य जो एमपीज हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, एमएलए, एमएलसी, ये सारे के सारे मिलकर के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन हो गए? एमएलए, एमपी और एमएलए के साथ में एमएलसी, ये सब वोट करते हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सॉल्यूशन वीडियो अच्छा लगा होगा। तो क्यों ना आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, है ना। और अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हो तो क्यों ना इस पर कमेंट्स भी लिखो। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आने वाले समय में आपको और भी सॉल्यूशंस, एक्सप्लेनेशंस और समरी के वीडियो चाहिए, तो सब्सक्राइब करो। किसे सब्सक्राइब करना है? न्यू एज कोचिंग, मेरा ये जो चैनल है, इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में।